हेलो टू एवरीवन। आज हम जानेंगे एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण एवं निदान, यानी व्यावसायिक वातावरण को पूरी तरह से समझना, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण और उसको पूरी तरह से समझकर जहाँ भी सुधार की ज़रूरत है, जहाँ कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, उनको पता लगाकर दूर करना, इसको कहते हैं निदान, डायग्नोसिस। तो व्यावसायिक वातावरण क्या है? जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो पिछले लेक्चर में भी हमने जाना। दो तरह का है वातावरण, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक व्यावसायिक वातावरण में हम अगर सीधे तौर पे बताना चाहें तो 5M, मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, और 6th M है मैनेजमेंट। तीनों स्तर, टॉप मैनेजमेंट, लो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। और इनके साथ साथ विभिन्न विभाग, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सब को बता सकते हैं कि ये सब व्यावसायिक संस्था का निर्माण करते हैं। ये इंटरनल इन्वायरमेंट के विभिन्न महत्वपूर्ण घटक हैं। या दूसरे तरीके से, जैसा इस चित्र में दिखाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसी तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिनको दो भागों में हमने बांट के समझा, माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। माइक्रो, जो हर व्यावसायिक संस्था को अलग अलग प्रभावित करते हैं, जो हर व्यावसायिक संस्था के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, मार्केट इंटरमीडियरीज, मिडलमैन। मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो इस तरह से अनेक घटकों को सामूहिक रूप से व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। इस व्यावसायिक वातावरण को समझना, गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है हर प्रबंधक के लिए। और उस विश्लेषण के आधार पर जो कमियां नज़र आती हैं, उन कमियों को दूर करना, ये डायग्नोसिस कहलाता है। तो व्यावसायिक वातावरण का तभी हम लाभ ले सकते हैं जब उसको ध्यान से समझें और उसमें हमें जो भी अवसर नज़र आते हैं लाभ उठाने के, उनका लाभ उठाएं, और जहाँ कोई खतरे नज़र आते हैं उनसे सचेत हो जाएं और उन खतरों से बचने की कोशिश पहले से ही कर लें। तो ही हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते हुए उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, और फिर उस विश्लेषण के आधार पर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जिन कमियों से हमें नुकसान हो सकते हैं, या उन अवसरों का फ़ायदा कैसे लिया जाता है जिनका लाभ हम व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के बाद ले सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले परिवर्तन जो आते हैं विभिन्न घटकों में, उनको ध्यान से समझना पड़ेगा, चेंजेस, क्योंकि परिवर्तन समाज का नियम है। वक्त के साथ, समय के साथ लगातार जितने भी घटक हमने व्यावसायिक वातावरण के पढ़े हैं, चाहे वो माइक्रो फैक्टर हों या मैक्रो फैक्टर्स हों, चाहे ग्राहक हों, प्रतियोगी, सरकार की नीतियाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, हर क्षेत्र में लगातार बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों को लगातार समझना प्रबंधक के लिए ज़रूरी होता है। विश्लेषण का ये प्राथमिक बिंदु है, यही शुरुआत है व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण की।
तो इसलिए सबसे पहले ग्राहकों की रुचि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, पूर्तिकर्ताओं जो हमें कच्चा माल देते हैं उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन चल रहे हैं, प्रतियोगी फर्मों का बाज़ार में नया प्रवेश किस तरह से हो रहा है, प्रतियोगिता के स्वरूप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जनता के व्यवहार में बदलाव, लोगों के व्यवसाय से जो उम्मीदें होती हैं उसमें कोई चेंजेस अगर आ रही हैं, राजनीतिक ढांचा, आर्थिक नीतियाँ, वैधानिक नियम, इन सब में आ रहे परिवर्तनों को ध्यान से समझना, ये है व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण की शुरुआत। इनको ध्यान से समझने के बाद फिर हम उन पर चिंतन करते हैं। और चिंतन किस तरह से करते हैं, उसके लिए एक तकनीक विद्वानों ने दी है, स्वोट एनालिसिस, SWOT। स्वोट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनके बारे में हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। जब हमें सभी घटकों में होने वाले परिवर्तनों का पूरा आभास हो जाता है, अंदाज़ा लग जाता है, पूरी तरह से सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आंतरिक वातावरण में हमारी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं और वीकनेस कौन सी हैं, यानी हम कहाँ कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। तो जो हमारे 5 साधन हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, और छठा मैनेजमेंट और प्रबंध के सभी स्तर, इनमें अगर हमारे पास बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, पूरी तरह से योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, फुल्ली मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, लगन से काम करने वाले हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी। तकनीक हमारे पास अगर बहुत उन्नत और अच्छी है, ये हमारी दूसरी स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह से मटेरियल अगर हमें बहुत अच्छा उच्च क्वालिटी का मिल रहा है, जैसे लिबर्टी ने जब प्लांट शुरू किए जूते बनाने के, तो ये सोल इम्पोर्टेड शुरुआत में मंगाया करते, बहुत लाइट वेट और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला सोल इनका होता, जिसकी वजह से लिबर्टी की रेपुटेशन मार्केट में बाकी अन्य सभी जूतों से अलग ही बन गई। तो ये रॉ मटेरियल की वजह से बहुत बड़ा अंतर हम विभिन्न उत्पादों की इमेज में देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे सप्लायर बहुत अच्छे हैं, रॉ मटेरियल के साथ साथ तकनीक बहुत अच्छी हमारे पास है, तो सभी जो इंटरनल हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारी ताकत भी हो सकते हैं और कमज़ोरी भी हो सकते हैं। अगर कहीं हम कमज़ोर हैं, उस कमज़ोरी का पता लगाएं और जहाँ जहाँ भी हम मजबूत हैं उस मजबूती का फ़ायदा उठाएं। तो ये तो है इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहे जाते हैं। जो बाहर जितने भी घटक हैं, चाहे वो माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, उनमें जितने बदलाव होते हैं उनसे बहुत से व्यावसायिक संस्थानों के लिए मौके पैदा होते हैं, अवसर उनको लाभ कमाने की मिलते हैं, और कुछ के लिए वो खतरे का संकेत होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। उन्होंने नए नए अच्छे एडवांस सॉफ्टवेयर बनाए और उनका बहुत विस्तार हुआ व्यवसाय का, बहुत अच्छे लाभ उन्होंने कमाए। और बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वैक्सीन बनाने की और रिसर्च शुरू किया और बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन बाज़ार में आई। तो ऐसी संस्थाओं के लिए कोरोना काल भी अवसर सिद्ध हुआ और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। दूसरी ओर लॉकडाउन हुआ, बहुत से औद्योगिक संस्थान बंद हुए, बहुत से व्यापार लंबे समय तक बंद रहे, उत्पादन और व्यापार का स्तर बहुत नीचे आ गया। तो ज़्यादातर उद्योगों के लिए ये खतरे का संकेत सिद्ध हुआ, खतरा सिद्ध हुआ। तो इस तरह बाहरी वातावरण में कोई भी बदलाव होते हैं, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी या किसी और प्रकार के बदलाव, वो परिवर्तन या तो अवसर के रूप में या फिर खतरे के रूप में पहचानने जरूरी होते हैं। और इस प्रकार से
ये चारों घटक स्ट्रेंथ, वीकनेस जो हमारी संस्था से संबंधित हैं और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो बाहरी वातावरण से संबंधित हैं, उनका गहन विश्लेषण करना, उनके बारे में पता लगाना, इन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करना और उनको पूरी तरह से समझना, ये व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण कहलाता है। व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण के बाद दूसरी बात आती है डायग्नोसिस की, निदान। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत तरह के टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं और अच्छी तरह से समझने के बाद हमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण भी उसी प्रकार से एक मरीज़ की तरह ही हम समझ सकते हैं कि पहले हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी पता की, उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं और थ्रेट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में सारी सूचना इकट्ठी की और उन सूचना को इकट्ठी करने के बाद अब निदान का काम प्रबंधक शुरू करते हैं, डायग्नोसिस का। यानी जहाँ जहाँ अवसर हैं उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए और जहाँ जहाँ कोई थ्रेट है, किसी प्रकार के नुकसान की संभावनाएं हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए योजनाएं तैयार करना शुरू करते हैं। इसी को हम बोलते हैं निदान या डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने के लिए ज़रूरी है कि जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से अनुभवी हों, एक्सपीरियंस्ड हों। उनके अनुभव और उनके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है कि वो वातावरण के विश्लेषण से संबंधित किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, किस प्रकार की नीतियां बनाएंगे, कितना अवसरों का फ़ायदा उठा पाएंगे और कितना जो थ्रेट्स हैं, डर के अवसर हैं, उनसे संस्था को बचा पाएंगे। इसके साथ साथ उनके अभिप्रेरणा का स्तर क्या है, वो कितने डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं, कितना समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। तीसरा, रणनीति बनाने वाले लोग कितने आशावादी हैं या निराशावादी हैं। अगर वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं तो बहुत अच्छी नीतियां तैयार करेंगे और अवसरों का लाभ उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे। अगर वो पेसिमिस्टिक हैं, पहले ही अगर वो बहुत निराश और हताश हैं कि नहीं, इससे तो हम नहीं बच पाएंगे, ये थ्रेट तो हमें नुकसान पहुंचा के ही जाएगा, तो वो बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, बहुत अच्छी नीतियां तैयार नहीं कर पाएंगे और संस्था को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट के वो लोग जो इन्वायरमेंट को डायग्नोज कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस्ड हों, ऑप्टिमिस्टिक हों, पूरी तरह से मोटिवेटेड हों और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरी तैयारी के साथ वो वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे फ़ायदा लेने और नुकसान से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो वातावरण के विश्लेषण और निदान के बाद, एनालिसिस और डायग्नोसिस के बाद, अब बात आती है कि वो तकनीक कौन सी है जो वातावरण के विश्लेषण में हमारी मदद करती है, जिसको हम स्वोट एनालिसिस के नाम से जानते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इस तकनीक के बारे में थोड़ा और विस्तार से हम जानेंगे। तो स्वोट एनालिसिस ये 4 शब्दों के पहले अक्षर हैं। वो 4 शब्द कौन से हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी सुदृढ़ता जो हमारी मजबूतियां हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस हमारी कमियां संस्था की, और बाहर के वातावरण में अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, मौके, जहां लाभ ले सकते हैं, और थ्रेट्स, खतरे। इनके पहले पहले अक्षर लिए गए हैं और उसको नाम दे दिया स्वोट, स्वोट टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो पहले 2 अक्षर हैं एस एंड डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, और जो दूसरे 2 अक्षर हैं ओ टी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण के जो घटक हैं, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही, उनसे संबंधित हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मौके मिल सकते हैं बाहरी वातावरण में लाभ कमाने के,
और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। स्वोट एनालिसिस का विश्लेषण विभिन्न चरणों में किया जाता है। तो जो स्टेप्स हैं स्वोट एनालिसिस के, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले हम जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन घटकों का पता लगाते हैं, इनकी पहचान करते हैं। सबसे पहले हम अपनी संस्था में जो आंतरिक वातावरण है, जो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मैनेजमेंट, इनमें कहाँ हम मजबूत हैं बाकी संस्थाओं, जो प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनके मुकाबले। कौन सा हमारे पास शक्तिशाली संसाधन है, उसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के कंपैरिजन में, तो ये पहचानते हैं। दूसरा, फिर हम वीकनेस की कहाँ हम कमज़ोर हैं, उस कमजोरी को दूर कैसे किया जा सकता है, ये देखते हैं। इसी तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, दूसरा स्टेप उनका पता लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटजी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं, जहाँ जहाँ हम लाभ कमा सकते हैं, वो जितने भी मौके हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका लाभ हम ले सकते हैं, उनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, और कौन सी ऐसी खतरे हैं जिनसे हम हमारे लिए बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकते हैं, और उन खतरों से कैसे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल समस्त जो घटक हैं, फैक्टर्स हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनके विश्लेषण के बाद एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ और बाह्य वातावरण की अपॉर्चुनिटी, इनका फ़ायदा कैसे लें, और हमारी वीकनेस और बाह्य वातावरण के थ्रेट्स, जो डर हैं, कमजोरियां हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उनसे कैसे बचा जाए। कुछ उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। मजबूती, स्ट्रेंथ जो है किसी संस्था की, उसके वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, मानवीय संसाधन हो सकते हैं। मानवीय संसाधनों की जो कुशलता और डेडिकेशन, डिवोशन, वो हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में उनकी जो साख है, या ग्राहकों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राहक उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर बहुत अच्छी गुडविल है, सामाजिक गतिविधियों में अगर बहुत ज़्यादा भाग ले रही हैं संस्थाएं और उसकी वजह से समाज में उनकी ख्याति बहुत अच्छी है, तो ये सभी स्ट्रेंथ हो सकती हैं किसी संस्था की। इसी तरह से कुछ वीकनेसेस, जैसे अगर आर्थिक ढांचा कमज़ोर है, पैसे की कमी है संस्था के पास, तो वो बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर श्रम परिवर्तन दर बहुत अधिक है, लेबर टर्नआउट रेट्स, अगर मजदूर बदलते रहते हैं, नए मजदूर भर्ती करने पड़ते हैं थोड़े दिन के बाद, फिर उनको ट्रेंड करना, काम पर लगाना, तो बहुत सा समय और संसाधन बेकार हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर बाज़ार का क्षेत्र सीमित है, बाज़ार में पकड़ कम है, कुशल ग्राहक सेवा अगर नहीं प्रदान कर रही संस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं कर रही, बाहर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कोई ज़्यादा समझौते नहीं हैं, फॉरेन मार्केट में अगर एंट्री बहुत अच्छी नहीं है, तो इस प्रकार की ये सभी कमजोरियां संस्था को पता लगानी पड़ेंगी और इन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। तो ये तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के कुछ एग्जांपल हैं। इसी प्रकार अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे नए बाज़ार का विकास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हर संस्था के लिए, कि अपने प्रोडक्ट की अगर कोई नई मार्केट वो डेवलप कर सकते हैं। ब्याज दर में कमी, पूर्तिकर्ताओं द्वारा ज़्यादा समय के लिए उधार की सुविधा देना, सरकारी नीतियां अनुकूल होना, संगठन के उत्पाद के प्रति ग्राहकों का बढ़ता आकर्षण, बाजार प्रतिस्थापित उत्पादों की कमी, प्रतियोगियों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक अगर फैशन से बाहर हो जाती है, अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी हो, तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनका लाभ व्यावसायिक संस्थान बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। खतरों के कुछ उदाहरण, अनेक बाज़ारों में संगठन के अस्तित्व को खतरा। अगर किसी बाज़ार में या एक से ज़्यादा बाज़ारों में अगर प्रोडक्ट की डिमांड किसी व्यावसायिक संस्थान की घट रही है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है। ब्याज दर में वृद्धि एक थ्रेट है।
पूर्ति करता हूँ, जो माल की सप्लाई दे रहे हैं हमें कच्चा माल, उनके द्वारा अगर उधार बंद कर दी जाती हैं तो ये एक खतरे के रूप में हो सकता है, हमें फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रतिकूल सरकारी नीतियाँ अगर हमारे अनुकूल नहीं है सरकारी नीतियाँ, संगठन के प्रति ग्राहकों की नाराज़गी, बाज़ार में प्रतिस्थापित उत्पाद बहुत अधिक अगर हों, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता अगर हो जाती है, अगर प्रतियोगियों द्वारा बेहतर तकनीक अपनाई जाती हैं, या अर्थव्यवस्था में अगर मंदी आ रही है किसी कारण, तो ये सभी खतरे होते हैं और इन सब से अवगत रहना लगातार ये प्रबंध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट यानी स्वोट विश्लेषण के बाद इन चारों का पता लगने के बाद क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ स्वोट एनालिसिस। फर्स्ट है एनहांसिंग स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, व्यवसायिक मजबूती को बढ़ाना। स्वोट एनालिसिस से व्यवसाय मजबूत होता है, व्यवसायिक जो स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा व्यवसाय ले सकता है, कमजोरियों को दूर किया जा सकता है और जहाँ भी अवसर होते हैं बाहरी वातावरण में उनका समय रहते लाभ लिया जा सकता है और जहाँ जहाँ भी कोई खतरे हैं, थ्रेट हैं, उनको फेस करने के काबिल संस्था को बनाया जा सकता है समय से पहले। तो इसलिए स्वोट एनालिसिस संस्था को मजबूती प्रदान करता है। सेकंड, हेल्प इन रिड्यूसिंग वीकनेस, कमजोरियों को दूर करने का काम स्वोट एनालिसिस द्वारा होता है। पहले 4 पॉइंट हम इसके पहले 4 अक्षरों से ही बना सकते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ती है, वीकनेस को दूर किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है और थ्रेट्स फेस करने के संस्था को काबिल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार संस्था अपनी कमजोरियों को दूर कर सकती है स्वोट एनालिसिस के द्वारा। जितने भी अवसर बाहरी वातावरण में उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है और जितने खतरे हैं, थ्रेट्स हैं, उनका सामना करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है प्रबंधकों के द्वारा। पांचवां, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में प्रबंधक तभी सक्षम होते हैं जब उनको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट सभी का पूर्ण ज्ञान हो। अगर किसी के बारे में प्रबंधकों को पता नहीं, मान लो कोई अवसर बाजार में उपलब्ध है और प्रबंधक को जानते नहीं, तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे और कुशल निर्णय नहीं होंगे। वो उन अवसरों का फ़ायदा नहीं ले सकेंगे जिनका उनको ज्ञान नहीं। इसलिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स सभी का ज्ञान प्रबंधकों को अगर है तो वो बहुत अच्छे निर्णय लेने में हमेशा सक्षम रहते हैं। नॉलेज ऑफ करंट पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो व्यवसाय अब किस स्थिति में है, क्या ग्राहक उनसे संतुष्ट हैं, क्या प्रतियोगियों से अच्छा व्यवसाय उनका चल रहा है, क्या सरकार की नीतियों का पूरा फायदा ले रहे हैं। हर तरह से व्यावसायिक स्थिति का पता प्रबंधकों को तभी लग सकता है जब उनको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इन सभी का पूर्ण ज्ञान होता है। जब इनसे वो अवगत होते हैं तो अपने व्यवसाय को तब एक कसौटी पर कस सकते हैं कि हमारा व्यवसाय क्या अपनी स्ट्रेंथ का पूरा फायदा ले रहा है, क्या जो कमियां हैं उनको हम लगातार दूर कर रहे हैं, क्या बाहरी वातावरण में जो अपॉर्चुनिटी हैं उनका फ़ायदा हम सही ले पा रहे हैं और थ्रेट्स का सामना करने में अपने आप को सक्षम हमने क्या बना लिया है। तो इसलिए अगर इन सब का विश्लेषण हो जाएगा तो ही हम अपने व्यवसाय की सही स्थिति का पता कर पाएंगे, पूरी तरह से हमें अपने व्यवसाय की सही जानकारी रहेगी। और लास्ट है गाइडेंस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और भविष्य में भी हम तभी सही कदम उठा सकेंगे, सही योजनाएं भविष्य से संबंधित बना सकेंगे, सही निर्णय ले सकेंगे जब हमें इन चारों का पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो इसलिए स्वोट एनालिसिस प्रबंधकों को बहुत अधिक करता है, मददगार सिद्ध होता है, बहुत अधिक सहायता करता है अच्छे निर्णय लेने में और योजनाएं बनाने में, और लगातार वो व्यवसाय लाभों की ओर अग्रसर होता रहता है जो स्वोट एनालिसिस का सहारा एनवायरनमेंट
एनालिसिस के लिए, वातावरण, व्यावसायिक वातावरण को समझने के लिए लगातार लेता है। अब स्वोट एनालिसिस का ही नाम बदल करके एक नई तकनीक का विकास कुछ विद्वानों ने किया और जो स्वोट के 4 अक्षर हैं उनको, उनके क्रम को बदल दिया और नाम दिया टोज मैट्रिक्स। तो टोज मैट्रिक्स क्या है? ये स्वोट एनालिसिस की तरह की एक तकनीक है, वही 4 फैक्टर हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि स्वोट में स्ट्रेंथ पहले है, उसके बाद वीकनेस है, उसके बाद बाहरी घटक हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्रेट होता है। अगर किसी व्यवसाय को बाहरी वातावरण में कोई खतरा है, उस खतरे का समय रहते उसको पता नहीं, तो चाहे कितनी स्ट्रेंथ हो, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो खतरा व्यवसाय को बड़े से बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए इस तकनीक में सबसे पहले टी को रखा, थ्रेट्स को, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले प्रबंधक खतरे को पहचाने और उस खतरे से बचने के लिए योजनाएं तैयार करें, स्ट्रेटजी बनाएं। उसके बाद जब उस आने वाले खतरों से पूरी तरह सचेत हो जाएं, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें, कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, अवसर हैं, उनका लाभ कैसे उठाया जाए, उसके लिए योजनाएं बनाएं। फिर वीकनेसेस अपनी देखें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको दूर करें, और जब वीकनेसेस भी दूर कर लेते हैं फिर अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान दें कि कहाँ हम मजबूत हैं और उनका लाभ कैसे लिया जाए। तो इस तरह से इन अक्षरों का क्रम बदलने से कुछ विद्वानों ने एक नई तकनीक सुझाई जिसको नाम दिया टोज मैट्रिक्स। टोज मैट्रिक्स में स्वोट एनालिसिस की बजाय 4 प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, जिनमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो वीकनेस और थ्रेट, इनसे संबंधित तैयार की जाती है। यानी हमें बाहरी वातावरण में कहाँ कहाँ क्या क्या खतरे हैं और आंतरिक वातावरण में हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, और इसको कहा जाता है WT स्ट्रेटजी, वीकनेस एंड थ्रेट स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी को मिनी स्ट्रेटजी नाम दिया गया है। मिनी का मतलब वीकनेस भी मिनिमम और थ्रेट को भी मिनिमम कैसे किया जाए। हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरियां, मान लो हमारे पास पैसा बहुत कम है, ये हमारी कमजोरी है, तो उसको शेयर इशू करके या लोन लेकर के पैसा जुटाया जाए और इस कमजोरी को दूर किया जाए। अगर हमें ग्राहकों का कोई थ्रेट है कि हमारी सेवा से ग्राहक संतुष्ट नहीं है और वो कोई और प्रतियोगी उत्पाद ले सकते हैं, तो इस थ्रेट से बचने के लिए हम ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना अभी से शुरू कर दें ताकि इस खतरे से बचा जा सके। तो इस प्रकार कमजोरियों को भी कम करें और खतरों को भी कम करें, मिनिमाइज करें। इसलिए इस स्ट्रेटजी को नाम दिया है मिनी स्ट्रेटजी। और जब ये स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, ये उस दौर में तैयार की जाती है जब संस्था के उत्पाद की सेल लगातार घट रही हो, संस्था को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तब ये मिनी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है प्रबंधकों द्वारा। और इसमें 3 प्रकार के निर्णय अक्सर लिए जाते हैं: लिक्विडेशन, रिट्रेंचमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी यानी जहां नुकसान हो रहे हैं उनको लिक्विडेशन फॉर्म में चेंज कर लिया जाए। जो संपत्तियां, जो व्यवसाय, जो प्रोडक्ट हमें लगातार घाटा दे रहे हैं, उन संपत्तियों को बेच करके पैसा ले लिया जाए और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, छंटनी, व्यू रचना। अगर प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है मार्केट में सेल घटने की वजह से, तो स्थायी लागत और वेरिएबल कॉस्ट कम करने के लिए हम कुछ कर्मचारियों की कुछ समय के लिए छंटनी कर दें ताकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए, चल लागतें कम की जा सकें। इसी प्रकार तीसरी ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटजीज है कि दूसरी जो अच्छी
कामयाब संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ किया जाए। तो इस प्रकार से WT स्ट्रेटजी वीकनेस एंड थ्रेट स्ट्रेटजी कही जा सकती है। दूसरी है WO स्ट्रेटजी वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, कि हम बहुत वीक हैं, हमारे पास आर्थिक संसाधन भी अच्छे नहीं हैं, मशीनरी भी पुरानी है, या बहुत तरह की वीकनेस हमारी संस्था की हैं, लेकिन बाज़ार में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अधिक हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी तैयार की जाती है उसको मिनी मैक्सी स्ट्रेटजी कहा जाता है, कि अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज़ कर दिया जाए और जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका मैक्सिमम फ़ायदा लिया जाए। तीसरा है ST स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ एंड थ्रेट स्ट्रेटजी। इसको मैक्सी मिनी स्ट्रेटजी कहा जाता है, कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है आंतरिक वातावरण से संबंधित उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए, और जहाँ जहाँ भी बाहरी वातावरण में थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जाए, उन खतरों से बचने के लिए नीतियाँ तैयार की जाएँ। और फोर्थ SO स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, इसको मैक्सी स्ट्रेटजी कहा जाता है, कि अगर हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट से संबंधित कोई स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और बाहरी वातावरण में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो इस प्रकार टोज मैट्रिक्स में ये 4 प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जबकि स्वोट एनालिसिस में एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती हैं और उसका एक तरह से एनालिसिस करके उसका लाभ लिया जाता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, वीकनेसेस को दूर करें, अपॉर्चुनिटीज़ के अनुरूप हम निर्णय लें और थ्रेट्स से बचने के लिए योजनाएं बनाएं। तो स्वोट एनालिसिस में एक प्रकार का विश्लेषण है, जबकि टोज एनालिसिस में 4 तरह के विश्लेषण किए जाते हैं। इसी प्रकार की एक और कुछ विद्वानों ने टेक्निक बताई, जो कि टोज मैट्रिक्स की तरह ही नुकसान से बचने के लिए, लाभों को बढ़ाने के लिए और वातावरण के गहन विश्लेषण में काम में लाई जाती हैं। BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स एक संगठन के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला मॉडल है। पोर्टफोलियो जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक संस्थान द्वारा मार्केट में लॉन्च किए होते हैं, या एक से ज़्यादा बिजनेस अगर कोई संस्था कर रही है तो इन सभी व्यवसायों को या सभी उत्पादों को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए 1970 में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ब्रूस हेंडरसन जो USA के थे, उनके द्वारा इस तकनीक का प्रतिपादन किया गया, विकास किया गया, क्योंकि ग्रुप का नाम जिनसे ये ब्रूस हेंडरसन जो विद्वान थे जुड़े हुए थे, उस ग्रुप का नाम था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो उसी ग्रुप के नाम पर इस मैट्रिक्स को नाम दिया BCG मैट्रिक्स, यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। तो BCG मैट्रिक्स जैसा हमने जाना कि ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए, या अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट किसी बिजनेस ने लॉन्च किए हुए हैं और वो जानना चाहता है कि उसके कौन कौन से प्रोडक्ट उसको कितना कितना फ़ायदा दे रहे हैं और किस प्रोडक्ट से उसको नुकसान हो रहा है, तो वो तब BCG मैट्रिक्स का प्रयोग करता है। या अगर एक से ज़्यादा बिजनेस हैं किसी के, तो ये देखने के लिए कि कौन सा बिजनेस उसके लिए लाभदायक और कौन किस से नुकसान हो रहा है, तो तब BCG मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और BCG मैट्रिक्स के लिए 2 तरह के अध्ययन किए जाते हैं। जो मूल्यांकन का आधार है वो रिलेटेड मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ये दोनों ही हैं। इन जो मूल्यांकन करते हैं हम विभिन्न व्यवसायों का या विभिन्न उत्पादों का, उसके लिए एक तो उस उत्पाद का रिलेटेड मार्केट शेयर देखते हैं कि दूसरे प्रतियोगी उत्पाद के कंपैरिजन में उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है। दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, कि जिस इंडस्ट्री से संबंधित उत्पाद है उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के मुकाबले। तो इन 2 बातों को जानकर हम इस बात का पता लगाते हैं कि कौन सा उत्पाद हमें नुकसान दे सकता है, किस उत्पाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
जो मुख्य घटक हैं बीसीजी मैट्रिक्स के, रिलेटेड मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, इनको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे रिलेटेड मार्केट शेयर को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं, संबंधित बाजार हिस्सा रिलेटेड मार्केट शेयर, मान लो हम बाइक की बात कर रहे हैं। होंडा बाइक अगर जानना चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से ऐसे हैं जो मुझे लाभ देने वाले सिद्ध होंगे, तो वो अपने जिस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, जैसे होंडा के बारे में अगर वो जानना चाहता है, तो वो पहले उसका मार्केट शेयर देखेगा। यानी टोटल जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, बाइक इंडस्ट्री है, उसमें उसका मार्केट शेयर कितना है। मान लो होंडा का मार्केट शेयर 20% है और उसका जो नज़दीकी प्रतियोगी है, मान लो हीरो है जो उसके बिल्कुल कंपटीशन में चल रहा है, उसका मार्केट शेयर 25% मान लेते हैं। तो रिलेटेड मार्केट शेयर निकालने के लिए होंडा का जो मार्केट शेयर है उसको प्रतियोगी मार्केट शेयर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 20% अगर होंडा का है और 25% हीरो का है, तो 20 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 0.8% रिलेटिव मार्केट शेयर, 0.8 नहीं, जो 0.8 है वो रिलेटिव मार्केट शेयर है होंडा का। इसके उल्ट अगर हम माने कि होंडा का अगर मार्केट शेयर 25% हो और हीरो का 20% हो, तो हम तब करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो तब होंडा का रिलेटिव मार्केट शेयर आएगा 1.25, 1.25। तो इस तरह से सबसे पहले हम रिलेटेड मार्केट शेयर उस प्रोडक्ट का निकालते हैं जिसका हमने बीसीजी एनालिसिस करना है। दूसरा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। इंडस्ट्री ग्रोथ के रेट के लिए जैसे मान लेते हैं हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की वो 5% की दर पे है अभी, और जो होंडा मोटरसाइकिल है उस इंडस्ट्री की, यानी बाइक इंडस्ट्री की जो मार्केट शेयर है वो अगर 10% हो, यानी टोटल इकॉनमी में अगर 10% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बाइक का हो और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर 5% हो, तो हम कहेंगे कि बाइक की जो ग्रोथ है वो हाई है। और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10% हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और जो बाइक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट 5% हो, तो हम कहेंगे कि जो बाइक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो बहुत लो है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे आधी है। तो इस प्रकार जिस उत्पाद की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हाई होती है वो ज़्यादा लाभ देने वाला होता है, और जिसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट लो होती है उससे अपेक्षाकृत कम लाभ कमाया जा सकता है। इसी प्रकार जिसका रिलेटेड मार्केट शेयर ज़्यादा है वो अधिक लाभ देने वाले प्रोडक्ट हैं, और जिनके रिलेटेड मार्केट शेयर कम हैं वो कम लाभ देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्पादों को बीसीजी मैट्रिक्स द्वारा एनालाइज कर सकते हैं और इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कौन से उत्पाद बहुत अधिक लाभ देने वाले हैं और कौन से उत्पाद नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लॉस में चल रहे हैं और उनको बंद करने की ज़रूरत है। और इन दोनों के आधार पर जो ये तकनीक में रिलेटेड मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, इनके आधार पे जो उत्पाद हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। स्टार प्रोडक्ट्स, कैश फ्लोज, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स, ये नाम दिए हैं बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों को। जो उत्पाद हाई रिलेटेड मार्केट शेयर वाले होते हैं और जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, हाई है, उनको स्टार प्रोडक्ट कहा गया है। दूसरी ओर जिन उत्पादों में मार्केट ग्रोथ रेट लो है लेकिन रिलेटेड मार्केट शेयर हाई है,
उनको कैश फ्लो कहा गया है, कैश काउज। और जिनका मार्केट ग्रोथ रेट कम है, लो है, और रिलेटेड मार्केट शेयर भी लो है, उनको डॉग प्रोडक्ट कहा गया है, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं और जिनको बंद कर देना चाहिए। और जिनका रिलेटेड मार्केट शेयर लो है पर मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि वो प्रोडक्ट जारी रखे जा सकते हैं और कभी भी प्रॉफिट देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन स्टार प्रोडक्ट और कैश काउज ये लाभ देने वाले उत्पादों की श्रेणी में रखे गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के, बीसीजी मैट्रिक्स के लाभ क्या हैं? फर्स्ट, बीजीसी मॉडल को बहुत आसानी से समझा और प्रयोग में लाया जा सकता है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल मॉडल नहीं है। दूसरा, प्रबंधकों को डिसीजन लेने में ये बहुत अधिक मदद करता है कि कौन से उत्पाद उनको बहुत अधिक लाभ दे रहे हैं और कौन से उत्पादों को बंद करने में फ़ायदा है। तीसरा, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके बंटवारे में मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होते हैं कि किस प्रोडक्ट को और ज़्यादा ऊंचे स्केल पर, हाई स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए। जो स्टार प्रोडक्ट हैं उनमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट के लोग, और जो डॉग प्रोडक्ट हैं उनसे पैसा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बीसीजी मैट्रिक्स है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के लोगों को के लिए बहुत मददगार सिद्ध होता है। और इन्वायरमेंट एनालिसिस में एक लास्ट कॉन्सेप्ट दिया है कंपटीटर एनालिसिस, प्रतियोगी विश्लेषण। प्रतियोगिता हर व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी भी है और नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हेल्दी कंपटीशन होता है किसी भी बिजनेस में तो वो बिजनेस लगातार विकास की ओर आगे बढ़ता है, ग्राहकों को नई नई सुविधाएं और अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है, मिनिमम कॉस्ट पर हमेशा प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और वो लगातार विकास की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर गलाकाट प्रतियोगिता का सामना कहीं करना पड़ जाए, अगर प्रतियोगी अच्छे ना हों, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यवसाय को बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए प्रतियोगिता का विश्लेषण भी प्रबंधक लगातार करते रहें, ये ज़रूरी होता है। प्रतियोगिता का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले प्रतियोगियों को पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि एक व्यवसाय में कौन कौन प्रतियोगी हैं, कितने प्रतियोगी हैं, प्रतियोगिता का स्तर क्या है, और प्रतियोगी स्ट्रॉन्ग हैं या वीक। अगर मजबूत प्रतियोगी हैं तो उनको अपनी पॉलिसीज में बहुत अधिक साउंड और लॉन्ग टर्म डिसीजन बहुत अच्छे लेने पड़ेंगे और स्ट्रेटजिकल तरीके से प्रतियोगिता में बने रहने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। अगर वीक कंपटीशन है तो उसमें और अधिक अपने उत्पाद की सेल के लिए वो निर्णय और नीतियाँ बना सकते हैं। क्लोज कंपटीशन या डिस्टेंट कंपटीशन, अगर किसी व्यावसायिक संस्थान के उत्पाद जैसा ही कोई उत्पाद बना रहे हैं तो वो क्लोज कंपटीटर कहलाते हैं, और अगर उनसे अलग हटकर भिन्न प्रोडक्ट कंपटीटर्स का है तो वो डिस्टेंट कंपटीटर या दूर के प्रतियोगी कहे जाते हैं। गुड और बैड कंपटीटर्स, अगर प्रतियोगी हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो गुड कंपटीटर्स हैं, और अगर वो गलत नीतियों का सहारा लेते हैं तो बैड कंपटीटर्स हैं। तो पहला, हम कंपटीशन का विश्लेषण करने के लिए, प्रतियोगियों का विश्लेषण करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, कंपटीटर्स अप्रोच, उनके दृष्टिकोण को देखते हैं कि प्रतियोगियों का दृष्टिकोण क्या है, कैसा है। प्रतियोगी कंपनियों की पहचान करने के बाद उद्योग में उनके दृष्टिकोण की जानकारी प्रबंधकों द्वारा हासिल की जाती है। प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को अनेक बिंदुओं के संदर्भ में जाना जाता है, जैसे प्राइसिंग पॉलिसीज़ कैसी हैं प्रतियोगियों की, कम्पिटिटिव प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स, कॉस्ट डेटा, सेल डेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो इस प्रकार की अनेक सूचनाएं इकट्ठी करके
प्रतियोगियों का दृष्टिकोण कैसा है, उनकी योजनाएं कैसी हैं, उनकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं और उनके अनुरूप हमें किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए, ये निर्णय लिए जाते हैं। और प्रतियोगिता विश्लेषण के संबंध में अगर हम और स्पष्ट तरीके से जानना चाहें कि स्ट्रेटजी कैसे ही तैयार की जाए, तो हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ साथ प्रतियोगियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता करेंगे। दूसरा, जो संगठन का उत्पाद है वो प्रतियोगियों के उत्पाद से कहाँ तक अलग है, उसमें क्या विशेषताएं हैं जो प्रतियोगियों के उत्पाद में नहीं है। तीसरा, प्रतियोगियों द्वारा लिया जाने वाला उत्पाद किस मूल्य का है। चौथा, प्रतियोगियों को लागत व अन्य घटकों पर क्या लाभ या हानियां प्राप्त हो रहे हैं। प्रतियोगियों की उत्पाद बनाने की विधियां क्या हैं, उनका प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान का स्तर क्या है, किस प्रकार की विशेष जानकारियां उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। प्रतियोगियों ने किस श्रेणी के ग्राहकों को अनदेखा किया है ताकि उनको हम अपने उत्पादों के साथ जोड़ सकें। प्रतियोगियों के किन किन भौगोलिक क्षेत्रों को नज़रअंदाज किया है ताकि उन भौगोलिक क्षेत्रों में हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। तो इस प्रकार की बहुत सी जानकारियाँ कंपटीटर्स के बारे में हासिल की जा सकती हैं और उनका फ़ायदा व्यावसायिक संस्थान बखूबी उठा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक विश्लेषण के जो विभिन्न घटक हैं उनका पूर्ण तौर पर प्रबंधक तभी लाभ ले सकते हैं जब उसका गहन विश्लेषण करें और विश्लेषण के साथ साथ उसका डायग्नोज यानी निदान करें और हर घटक के बारे में पूर्ण जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।